फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बलबन के बारे में बताने जा रही हूँ। बलबन की रक्त और लोक की नीति के बारे में हम बात करेंगे कि उसने अपने शासन काल में रक्त और लोक की नीति को क्यों अपनाया था। ऐसे क्या कारण थे कि उसने अपने शासन काल में रक्त और लोक की नीति को अपनाया था। बलबन की गणना दिल्ली के प्रमुख सुल्तानों में की जाती है। निसंदेह वह दास वंश का सबसे महान शासक था। बलबन दिल्ली सुल्तानों की लंबी पंक्ति में खड़े बड़े बड़े व्यक्तियों में एक अत्यंत ही चमत्कारपूर्ण मनुष्य था, जो एक दास की तुच्छ स्थिति से ऊपर उठकर भारत का एक शक्तिशाली सुल्तान बन गया। बलबन को यदि ये कहा जाए कि वे क्रूर रक्त का प्यासा शासक था तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने शासन काल के समय में दोआब के लुटेरों की हत्या करवाई, तुगरिल खान की हत्या करवाई और उसने कटेहर के विद्रोहियों का दमन किया, बंगाल के विद्रोह का दमन किया। उसने मंगोलों के आक्रमणों का अच्छा जवाब दिया, मेवातियों का दमन किया। उसने अपने शासनकाल में राज्य में शांति स्थापित करने के लिए कई तरह के सुधार किए और अपने शासनकाल में रक्त और लोक की नीति को अपनाया। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उस समय देश में अराजकता फैली हुई थी। अनेक भागों में कानून तथा न्याय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। सड़कें सुरक्षित नहीं थी, स्थान स्थान पर विद्रोह हो रहे थे, राजपद की प्रतिष्ठा लुप्त हो चुकी थी, तुर्की सरदार अपनी मनमानी करते थे। इस समय लोगों का जीवन, सम्मान, संपत्ति कुछ भी सुरक्षित नहीं थी। इसके साथ साथ मंगोलों के आक्रमणों का भी भय बना रहता था। स्थिति और भी गंभीर बनी हुई थी। स्थिति पर काबू पाने के लिए बलबन ने कठोर कदम उठाए। उसने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में रक्त और लोक की नीति के नाम से वे प्रसिद्ध हुई। उसने वो नीति अपनाई। सबसे पहले उसने सेना का पुनर्गठन किया। बलबन की बल प्रयोग नीति का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी सेना थी। सेना की सहायता के बिना किसी विद्रोही का दमन करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव था। अतः बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम सैनिक शक्ति पर बल दिया। उसने पैदल सेना का नए ढंग से गठन किया। उसने सेना में अनुभवी, वीर, स्वामी भक्त सरदारों की नियुक्त किया। उसने बूढ़े सैनिकों को सेना से निकाल दिया। अब जो वृद्ध सैनिक थे उसको सेना से निकाल दिया। उसने नई सड़कों का निर्माण करवाया ताकि ज़रूरत पड़ने पर युद्ध के समय सेना एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से उनके पास सहायता पहुंचाई जा सके। दुर्ग की सुरक्षा का भार उसने अपने रिश्तेदारों पर सौंप दिया। अब उसने सैनिकों को नवीन हथियार देने के उद्देश्य से अनेक कारखानों की स्थापना की। सैनिकों को युद्ध कला के नए ढंग सिखाए जाते थे। ये सब काम उसने सेना का पुनर्गठन किया। इससे उसकी सेना अत्यंत बलशाली हो गई। अब उसने दूसरा काम किया, मेवातियों का दमन। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जब बलबन प्रधानमंत्री के पद पर था तो उसने 12,000 उपद्रवी मेवों को मौत के घाट उतारा था, परंतु अभी तक वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुए थे। दिन दिहाड़े लोगों को लूटना, पानी भरती हुई स्त्रियों को उठाकर ले जाना, उनका अपमान करना उनकी आदत बन चुकी थी। बलबन इन कामों को सहन नहीं कर सकता था। उसने हजारों मेवातियों को पकड़कर निर्दयतापूर्ण ढंग से उनका वध कर दिया। बलबन की इस नीति से लोगों को मेवातियों के अत्याचारों से छुटकारा मिल गया। बलबन की इस कठोर नीति से प्रजा में सुख शांति फैल गई और मेवातियों का जो दमन हो गया। अब तीसरा काम उसने किया कि दोआब के लुटेरों का दमन। दोआब के लुटेरों ने काफ़ी आतंक मचा रखा था। वो दिन दिहाड़े दिल्ली तथा बंगाल के राजमार्ग पर जा रहे यात्रियों को लूट लेते थे। बलबन ने उसका अंत करने की ठान ली। उसने उन लुटेरों के अड्डों का पता चलाया।
चारों तरफ लुटेरों की लाशें और रक्त दिखाई देने लगा। जो लुटेरे बचे उन्होंने फिर कभी ऐसा काम ना करने का सोचा। अब वे कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि बलबन ने जब उनके अड्डों का पता लगाया और जो उनकी इतनी बुरी हालत की, उनके लाशों के ढेर लगा दिए, लेकिन जो लुटेरे बचे वो कभी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लौह और रक्त की नीति का प्रभाव सबसे अधिक दोआब के डाकुओं के विरुद्ध देखने को मिला। अब उसने कटेहर के विद्रोहियों का दमन किया। कटेहर के विद्रोहियों ने अपने समस्त प्रदेश में आतंक मचा रखा था। अमरोहा और बदाऊं के शासक भी उनके विद्रोह का दमन करने में असहाय सिद्ध हुए। बलबन ने विशाल सेना सहित उन पर आक्रमण कर दिया। उपद्रवियों की खून की नदियां बहने लगी, लाशों के ढेर लगने लगे। 8 वर्ष से अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष को मार डाला गया। उपद्रवी सरदारों की खाल खिंचवाकर उनमें भूसा भरकर उन्हें लटका दिया गया। फिर कभी भी किसी ने विद्रोह करने का साहस नहीं किया। अब उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। बंगाल के शासक तुगरिल खान ने सुल्तान को अब बुरा जानकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बलबन ने अमीर खान को उसका दमन करने के लिए भेजा, किंतु अमीर खान पराजित हो गया। अब बलबन ने बंगाल की ओर स्वयं कूच किया। तुगरिल खान जान बचाने के लिए जंगल की ओर भाग गया। उसने तुगरिल खान का पीछा किया और बाद में उसका वध कर दिया। बलबन ये सहन नहीं कर पा रहा था कि तुगरिल खान स्वयं को स्वतंत्र घोषित कराए, इसलिए उसने उनका जंगलों तक पीछा किया, फिर उसका वध कर दिया। इस प्रकार उसने अन्य प्रांतों के शासकों को यह बता दिया कि वह विद्रोह सहन नहीं कर सकता। अब उसका एक काम था राजपद की प्रतिष्ठा की स्थापना। बलबन से पहले सुल्तानों की हालत बड़ी खराब थी। भरी महफिल में उनके साथ भद्दे मजाक किए जाते थे। किसी प्रकार का अनुशासन नहीं था। राजपद की प्रतिष्ठा में कमी आ गई थी। बलबन ने प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए कठोर कदम उठाए। कोई भी कर्मचारी उसकी आज्ञा के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता था। उसने जिले इलाही की उपाधि हासिल की। उसने आकर्षक राज्य दरबार की व्यवस्था की। दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात नहीं कर सकता था। सुल्तान ने अपने रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन किया। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कोई भी कर्मचारी दरबार में सुल्तान को संबोधित नहीं कर सकता था। अब उसके इस प्रकार के कार्यों से राजपद की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई। अब उसने मंगोलों के आक्रमण, अपनी मंगोल नीति में बलबन ने कठोरता से काम लिया। उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर ध्यान दिया। सभी दुर्गों और चौकियों की मुरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया। अस्त्र शस्त्र अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे। नवयुवकों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। अब सच तो यह है कि बलबन ने अपने शासन काल में इस नीति पर चलकर आंतरिक शांति की पुनः स्थापना की और राजपद की प्रतिष्ठा का पुनर्स्थापन किया। एक कठोर शासक के रूप में उसने सामंतों की शक्ति को कुचलकर देश में तुर्की शासन को एक नवीन रूप प्रदान किया। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने ठीक ही कहा है कि बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया और उसे नव जीवन प्रदान किया। वही उसका सबसे महान कार्य था। थैंक यू।